ठीक है, व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है बच्चों? दैट इज सेल। इसका एक ही आंसर है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों सेल, तो सेल का बायोलॉजिकल वर्ड क्या है? व्हाट इज द बायोलॉजिकल वर्ड ऑफ सेल? सेल को बायोलॉजिकल वर्ड में साइटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटन। सेल का मतलब क्या होता है? अ स्मॉल स्पेस, a small space containing so many things is known as cell. लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले जो पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट। सर लिविंग सेल में डेड सेल। मैं लिविंग की बात कर रहा हूँ कि लिविंग को पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और डेड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस किया था। तो न्यूक्लियस का मतलब लिविंग नहीं हुआ। ल्यूवेनहॉफ ने क्या प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर करा था? रुके मैं आ रहा हूँ पूरा क्या है इसी में याद है। Primitive. Leeuwenhoek with improved microscope discovered the free living cells. Free मतलब जो आपके प्लांट्स होते हैं। मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। तो न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने। मैं न्यूक्लियस की तो बात कर रहा हूँ, हमारी बात। ठीक है, तो देखो सेल के अंदर क्या है? सेल इज अ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड when group of tissue combines together when it forms ग्रुप ऑफ टिश्यू होते हैं। हाँ, तो क्या बनता है? और ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो व्हेन ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन तो क्या बनता है? टिश्यू। सेल से क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। तभी आप देखो हमारे हर बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन के अलग सेल है। फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, इसमें कौन सी सेल है? कार्डियक सेल है। ब्रेन एक ऑर्गन है, इसमें कौन सी सेल है? नर्व सेल है। किडनी ये भी एक ऑर्गन है, इसमें कौन सी सेल है? नेफ्रॉन सेल है। लिवर ये भी एक ऑर्गन है, इसमें कौन सी सेल है? हेपेटिक सेल है। ठीक है, स्टमक ये भी एक ऑर्गन है, इसमें कौन सी सेल है? पैराइटल सेल है। तो देखो हर एक अपने ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक सेल का नेम है। सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट हुक, जिसने डेड सेल को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था? डेड सेल को, जिसको लैटिन वर्ड में बोला जाता है लेटेन्यूम। ठीक है, फिर एक है ना आपका बताया गया एक्सपेरिमेंट, दिस इज अ माइक्रोस्कोप, इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ये आईपीस है जिसमें देखा जाता है, इसको मिरर बोलते हैं जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ये है हमारा स्लाइड स्टेज बोलते हैं जहां पे स्लाइड करके चीजें देखी जाती है। क्लिप, बॉडी ट्यूब, फोर्स एडजस्टमेंट जिससे लेंस को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज लेवल, मिरर, बेस एक्सेट्रा। ये हमारा ओवरऑल क्या है बच्चों? आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। फिर हमारे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो बच्चों ये ऑनियन का है। ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है? ये देखो कैसे किया जाता है ये एक्सपेरिमेंट। ऑनियन जैसे आप जब ऑनियन खाते हो, ऑनियन के पील को तोड़ते हो तो उसमें से एक एनम कवरिंग निकलती है, एक व्हाइट कलर की परत निकलती है। घर पे जाकर ऑनियन के साथ एक्सपेरिमेंट करना। ऑनियन का एक लेयर लेना, उसको आप जब छीलोगे तो उसमें एक व्हाइट कलर की परत निकलेगी, उसको आपको सैफरन में डिप करना है, स्लाइड पे लगाना है। इस तरह से स्लाइड आती है, इस स्लाइड के ऊपर है ना उसके पीस को रखना, उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाना। फिर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इस तरह की हेक्सागोनल सेल दिखेगी। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सेल। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल से पहले बच्चों ये कुछ नॉलेजेबल थिंग्स 1 मार्क एमसीक्यू देख लो इधर। ठीक है, सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक इन 1665। ल्यूवेनहॉक ने फ्री के लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप इन द ईयर ऑफ 1667। रॉबर्ट ब्राउन ने बच्चों आपको न्यूक्लियस डिस्कवर किया था इन द ईयर ऑफ 1831। पुरकेनजी ने प्रोटोप्लाज्म को पॉइंट किया इन द ईयर ऑफ 1839। ठीक है, फिर उसके बाद सेल थ्योरी जो थी हमारी सेल थ्योरी, उसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे, दो बायोलॉजिस्ट थे, जिसका नाम था शेल्डन 1838 एंड श्वान 1839। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, बट ये सेल थ्योरी इतनी अच्छी चली नहीं थी, तो उसको मॉडिफाइड करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था विर्चॉव, जिनका पूरा नाम था रुडोल्फ विर्चॉव, जिन्होंने 1885 यानी अप्रॉक्स ऑफ 1860 में उन्होंने क्या दिया? सेल थ्योरी दी। फिर उसके बाद उन्होंने 19th सेंचुरी में एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बताया जिससे एनिमल सेल की डिस्कवरी हुई।
फिर अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। एक होता है यूनिसेल्युलर और एक है हमारा मल्टीसेल्युलर। ठीक है, यूनि का मतलब वन, अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन। जब सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर, और जब एक से ज्यादा सेल होते हैं जिनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीसेल्युलर। ठीक है, यूनिसेल्युलर का एग्जांपल देखो, अमीबा, कैलिडोमास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, दीस ऑल आर यूनिसेल्युलर। और मल्टीसेल्युलर में कौन आते हैं? फंगाई, प्लांट, एनिमल एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे मल्टीसेल्युलर हो गए। फिर हम बात करते हैं जैसे एक्टिविटी देखो, ये स्मूथ सेल्स है, ये ब्लड की सेल्स है, ये नर्व सेल्स है, ये नर्व सेल्स है। श्याम, ये देखो ऐसी होती है नर्व सेल। ये फैट सेल है, ये बोन सेल है, ये स्पर्म सेल, ये ओवम सेल है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कि जो सेल है मतलब हर सेल का अपना क्या फंक्शन होता है। तो देखो इस पूरे पैराग्राफ में बताया मल्टीसेल्युलर के बारे में कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जिसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे स्टमक का फंक्शन है फॉर डाइजेशन, ब्रेन का फंक्शन है फॉर थिंकिंग, लिवर का फंक्शन है मेटाबॉलिज्म, किडनी का फंक्शन है फिल्ट्रेशन। तो हर एक अपने सेल के ऑर्गन का अपना ओन फंक्शन आपको गिवन है जो हमारी बॉडी में प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों हम बात करें अपना नेक्स्ट कि हमारा जो सेल है वो किससे मिलके बना हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा सेल का ओवरऑल डायग्राम देखो। प्लांट सेल के सबसे आउटर में एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन या आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल किससे मिलके बना होता है? सबसे पहले क्या होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? लिक्विड। उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? खूब सारे ऑर्गेनेलीज। ठीक है, फिर बीच में क्या होता है हमारा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन से दो जने रहते हैं? डीएनए, आरएनए, जो हो गए न्यूक्लियोइड्स, क्रोमेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स एक्सेट्रा। जो ओवरऑल में क्या बताते हैं? डीएनए, आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑफ डीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहली कवरिंग जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें हर साल ऑलवेज एक क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज selectively permeable membrane। क्यों? Because it select the substance and permit it to enter the cell. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं सिलेक्टिव चीजों को अंदर एंटर करता है जो हमारे सेल के लिए एसेंशियल है। अदर हार्मफुल जो थिंग्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या कोई टॉक्सिन्स हो गए वो सेल के अंदर एंटर होने से उसको बचाता है। That's why plasma membrane is known as selectively permeable membrane। याद रखना। फिर हम बात करते हैं इसकी कि जैसे जो गैसेस होते हैं और जो वाटर है ये किस मूवमेंट से आपके है ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जाता है। तो हमेशा याद रखना गैस का जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, और जो वाटर का मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। कि मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। देखो ये रहा डेफिनेशन। ठीक है, that there is a spontaneous movement of a substance from the region of high concentration to the region of low concentration is known as diffusion। और उसी का अगर दूसरा एग्जांपल है जैसे कि देखो CO2 और O2 का दे रखा है। जैसे ये आपकी सेल है, सेल के बाहर अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, तो ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। अगर सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है, तो CO2 अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम ऑस्मोसिस की। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। जो तीन टाइप के होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। ठीक है, इधर ध्यान दो। सबसे पहले बात करते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि कोई भी अगर सेल हाई कंसंट्रेशन वाटर से कवर्ड है
swell-up उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉरी। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि अगर कोई swell-up सेल लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर के अंदर है तो सेल का सारा वाटर ड्रेन होकर उसके अंदर आ जाएगा, जिससे सेल श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। और आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि वो इक्वल रहेगी, जितना आपकी सेल के अंदर का मीडियम है उतना अगर बाहर का मीडियम है इक्वल, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तीन तरह के हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों आपके जैसे आपने ना एक एग्जांपल देता हूं जिसको आप घर पे कर सकते हो। 5 आपको रेजिन्स लेने हैं, किशमिश जिसको बोलते हैं, किशमिश सूखी हुई है, उसको आप पानी में थोड़ी देर रख दो, आधे घंटे। आप थोड़ी देर क्या देखोगे, किशमिश फूल जाएगी, दैट इज हाइपोटोनिक, ठीक है। और वही फूली हुई किशमिश को जब आप शुगर के अंदर रखोगे तो वो किशमिश वापस सिकुड़ जाएगी, दैट इज आइसोटोनिक। और अगर सिकुड़ी हुई किशमिश को उसी के बॉटल में रखोगे तो वो आपकी इक्वल रहेगी, दैट इज आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक सर तो शुगर का जाएगा वो उसमें से पानी कैसे निकलेगा? शुगर के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन की कमी है और किशमिश के अंदर वाटर नहीं, शुगर के अंदर पानी का डिसॉल्व, शुगर के अंदर पहले शुगर सॉल्यूशन वही हुआ ना बेटा, चाशनी, गाड़ी चाशनी में रख देना, सारा किशमिश का पानी बाहर आता है। हाइपोटोनिक और इक्वल रहती है तो आइसोटोनिक, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक याद रखना ह्यूमंस में होते हैं, वायरस में होते हैं, प्रोकैरियोटिक आपके बैक्टीरिया में होते हैं, ठीक है। इधर देखो जो है आपका द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड किससे बना होता है, मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसको लिपिड्स और प्रोटीन कहते हैं। जब लिपिड और प्रोटीन एक साथ मिलते हैं तो उसको हम वर्ड देते हैं फॉस्फोलिपिड। क्या वर्ड देते हैं हम? फॉस्फोलिपिड, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है सेल मेम्ब्रेन की, वो कैसे डिफाइन हो सकती है, जब कोई सेल उसको एंगल्फ करेगा फूड को, जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेगी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। कोई भी अगर सॉलिड मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और कोई भी अगर सॉलिड मॉलिक्यूल सेल से बाहर आता है तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, याद रखना, ठीक है। फिर बात करते हैं हम सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, जो किससे बना होता है बच्चों, बहुत ही एक कंपोस्ट मटेरियल से बना होता है जिसको सेल्यूलोज बोलते हैं। तो सेल्यूलोज से प्लांट को क्या मिलती है, रिजिडिटी मिलती है, प्लांट को एक स्ट्रेंथ मिलती है, स्ट्रक्चर मिलता है। तो उसी से एक डेफिनेशन आती है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है वाटर का टूटना। किसी भी सेल के अंदर का वाटर जब उसके कंसंट्रेशन से बाहर आने लगता है, जिससे सेल श्रिंक होने लगती है, टूटने लगती है, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। फिर है हमारा न्यूक्लियस। सबको ही पता है क्या होता है, न्यूक्लियस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल व्हिच इज कंटेन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन व्हिच if nucleus is have then it is said to be living, if nucleus is don't present then it is said to be dead. न्यूक्लियस में मोस्टली आपके कौन होते हैं, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब आपके कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म सबको पता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए कैसे बनता है, डीएनए बनता है जब क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं, तब उससे क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो है ना आपके क्या है, डीएनए किससे बना होता है, कंडेंस फॉर्म ऑफ अ क्रोमोसोम इज नोन एज डीएनए। और जिस डीएनए कैसा होता है हमारा, डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जिस सेल पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और जिस सेल पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है, ठीक है। डीएनए इज द फुल फॉर्म ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कंपोज्ड ऑफ अ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे मिलकर बनता है बच्चों, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। याद रखना एमसीक्यू है, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और डीएनए का जो सेगमेंट होता है, द सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसको बोला जाता है जीन्स।
क्या होता है, डीएनए का जो सेगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, जीन्स बोलते हैं, जीन्स। ठीक है। What is chromosome? The chromatin material organized or condensed is said to be chromosomes. उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बच्चों डीएनए आरएनए को ही बोलते हैं। जिस सेल में न्यूक्लिक एसिड कंपाउंड होता है उसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। जिस सेल में न्यूक्लिक एसिड वेल डिफाइंड नहीं होता उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं साइटोप्लाज्म, दो वर्ड से मिलकर बना है, साइटो प्लस प्लाज्मा। साइटो मतलब सेल, प्लाज्मा मतलब वाटर। साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म इज अ लिक्विड व्हिच इज कंटेन्ड इन अ सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर का अगर जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और अगर वो मेम्ब्रेन के अंदर है तो उसको प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, जो न्यूक्लियस का कंडेंस फॉर्म होता है। ठीक है। टेम्पररी माउंट ऑन इन पीस ऑफ ह्यूमन, जैसे देखो, और इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, खूब सारे सेल ऑर्गेनेलीज डांस कर रहे होते हैं या फिर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसके हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, देन दिस सेड टू बी अ सेल ऑर्गेनेलीज। वायरस जो है एक ऐसा एग्जांपल है जिसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है। बट वायरस इज कंसीडर्ड एज अ लिविंग जब वो किसी भी लिविंग के अंदर है तब। ठीक है। ये बच्चों डिफरेंस याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैंने एग्जाम में भी दिया था टेस्ट में। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस, न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड क्रोमोसोम सिंगल होता है, मोर देन होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। क्या होते हैं बच्चों सेल ऑर्गेनेलीज? सेल ऑर्गेनेलीज एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके बहुत सारे वेरियस फंक्शंस और उनकी खुद की अपनी ओन प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। जैसे अभी हम एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ओनली एंड ओनली एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ दोनों में ही कॉमन पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे ये देखो एनिमल सेल का डायग्राम, जिसमें सबसे पहला है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, अगर एसईआर और आरईआर। जिसपे राइबोसोम्स नहीं होते उसको स्मूथ बोलते हैं, और जिसपे राइबोसोम्स होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ ये खुला है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के हमारे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, और रफ का मतलब जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट है। सबका अपना अपना फंक्शन है, ध्यान से देखो इधर। जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसका रिस्पांसिबल होता है साइट ऑफ अ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाता है, ध्यान से देखो बोर्ड पर। द मैन्युफैक्चर जो होता है, और जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो गया है वो फिर सेंड कर दिया जाता है उन जगहों पर जहां पर सेल जो होती है उनकी नीड होती है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चों, वो फैट बनाता है जिसको बायोलॉजिकल में लिपिड्स बोलते हैं। और जब फैट और लिपिड्स दोनों ही मिलके, फैट और प्रोटीन जब दोनों ही मिलके जो मेम्ब्रेन बनाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? हाँ ये देखो दिख रहा है मैंने लिखा है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स used in formation of cell membrane और plasma membrane is known as membrane biogenesis। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क सिस्टम की। देखो ये एनिमल सेल का डायग्राम है, तो ये एनिमल सेल का डायग्राम है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। फिर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है बच्चों, एक चैनल बनाता है जिससे जो मटेरियल होता है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क होता है जिससे क्या प्रोवाइड होता है, सरफेस, जो कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है। 1 मार्क का क्वेश्चन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कौन जहां किस पे प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, उधर होता है। वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है वो जानवर जिनकी बैकबोन्स होती हैं, और इनवर्टिब्रेट मतलब वो जानवर जिनकी बैकबोन नहीं होती, जैसे कि रेप्टाइल्स। ठीक है। और इसका क्रूशियल रोल क्या है, 1 मार्क क्वेश्चन, डिटॉक्सिफाई मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां पे होता है, लिवर में। ठीक है, लिवर, हमारी लिवर जहां पे मेटाबॉलिज्म होता है। इसीलिए
जो ज्यादा अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उसका क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है? लिवर। फिर बात करते हैं हम सेकंड हमारा सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है गोल्जी अपैरेटस, जिसको कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी अपैरेटस को किसने डिस्कवर किया था? साइंटिस्ट ने जिनका पूरा नाम था कैमिलियो गोल्जी, उनका सरनेम था, उन्हीं के नाम पे क्या किया गया? ये जो है आपका गोल्जी अपैरेटस रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि ये ना जो गोल्जी अपैरेटस का वर्क क्या होता है बच्चों, तो गोल्जी अपैरेटस एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, फ्लैटेंड डिस्क चपटी टाइप है जो पैरेलली एक दूसरे के अरेंज होती है, जिसको सिस्टर्नेज बोलते हैं। और ये मेम्ब्रेन जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी बनाता है अपना सामान मटेरियल वो इसको भेजता है, ये पैकेज करता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है उन सेल्स को जहां पे रिक्वायर्ड होता है। तो देखो इसका दो काम है, पैकेज का और डिस्पैच का। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करता है? स्टोरेज, फिर उसका मॉडिफिकेशन, उसकी पैकेजिंग और लास्ट में डिस्पैच कर देता है उन जगहों पे जहां पे सेल्स को नीड होती है। गोल्जी का मेनली काम होता है लाइसोसोम का फॉर्मेशन करना। ठीक है, फिर बात करते हैं हम थर्ड नंबर ऑफ ऑर्गेनेल जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। इस पे एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग? बिकॉज़ इट कंटेन्स सो मेनी मेटाबॉलिक एंजाइम्स which if burst then it's unable to destroy all around the cell area, that's why lysosome is known as suicidal bag of cell. in हिंदी लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर खूब सारे ये देखो मेटाबॉलिक के है ना, खूब सारे क्या होते हैं उसमें टॉक्सिक्स होते हैं, काइंड ऑफ केमिकल्स होते हैं जो आसपास के एक सेल के एरिया को क्लीन करता है। जैसे हमारे घर में वैक्यूम क्लीनर होता है, तो वो उन सेल के जो बैक्टीरिया हो गए या कोई ऐसे पॉइजन पार्टिकल या इंटॉक्सिन्स हो गए वो उनको क्लीन करता है। बट अगर लाइसोसोम फट जाए कोई डिस्टरबेंस की वजह से तो क्या होगा? तो एंडोप्लाज्म लाइसोसोम क्या करता है बच्चों? आपके मेटाबॉलिज्म का काम करता है। जैसे देखो इधर लिखा हुआ है कि a lysosome membrane bound sac filled sac theli like actually digestive enzymes होते हैं जो क्या ये कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है और वो सेल को क्लीन करने का काम करता है। जो फॉरेन मटेरियल है जो सेल के अंदर बॉर्न आउट सेल्स है जिससे सेल खराब हो सकती है उसको क्या करता है? ये क्लीन करता है। इसीलिए अगर लाइसोसोम अगर उसका कॉम्प्लेक्स मटेरियल ब्रेक हो जाए और पूरे सेल में फैल जाए तो उससे सेल क्या हो जाएगी? बर्स्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए उसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। फिर हमारा फोर्थ नंबर दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं एक नंबर का क्वेश्चन पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी भी बॉडी में एनर्जी बनती है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एनर्जी कैसे बनती है? ये एनर्जी बनती है जब एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फास्फोरस और ऐड होता है तब बनता है एटीपी। जैसे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी मिलता है, एक फैट के मॉलिक्यूल से 128 एटीपी मिलता है, सॉरी प्रोटीन से, और एक फैट के मॉलिक्यूल से 300 एटीपी मिलता है। इसीलिए फैट हमें ज्यादा कैलोरी देता है इंस्टेड ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। नहीं, वो कैटालिस्ट वो अलग है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है। देखो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आता है। ये टू मेम्ब्रेन कवरिंग है, इसके अंदर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आउटर कवरिंग को पोरस बोलते हैं और इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्ड होती है जो केमिकल रिएक्शंस करती है। ये लिखा हुआ ना फर्स्ट सेकंड लाइन में। Mitochondria have two membrane covering. The outer membrane is porous while the inner membrane is deeply folded. These fold increase surface area for the ATP generation for the chemical reactions. ठीक है, नीचे वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, यही एमसीक्यू में पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल है जिसके उसके खुद का डीएनए और उसका खुद का राइबोसोम होता है, जिसकी वजह से वो क्या बनाती है? अपना खुद का प्रोटीन बनाती है। ठीक है, एमसीक्यू। नाउ फिफ्थ नंबर प्लास्टिड। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है बच्चों। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स ऐसे प्लांट के सेल्स होते हैं जो तीन टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को कलर्ड प्लास्टिड बोलते हैं, कलरफुल। ल्यूकोप्लास्ट को ऑयल प्लास्टिड्स बोलते हैं, व्हाइट या कलरलेस। और क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं पिगमेंट, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। आपने देखा होगा टोमेटो 3 स्टेजेस में कलर चेंज करता है, पहले ग्रीन, येलो, रेड। ब्रिंजल 2 स्टेजेस में, व्हाइट एंड पर्पल। वाटरमेलन लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, एंड देन अगेन अ डार्क ग्रीन, लाइट, डार्क एंड डार्क। फिर ऐसे जो वेजिटेबल्स अपने कलर चेंजेस कर रहे हैं वो बिकॉज़ ऑफ क्रोमोप्लास्ट जो होता है उससे चेंज करते हैं। ग्रीन टू ग्रीन, व्हाइट एंड पर्पल, लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन,
ठीक है। और क्लोरोफिल के अंदर जो मेन पिगमेंट होता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जिन प्लांट से हमें ऑयल ऑब्टेन्ड होता है जैसे कि ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, पीनट, इनसे क्या होता है ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ऑयल होता है जिससे हमें ऑयल मिलता है। नारंगी फ्रूट है, नारंगी इज ऑरेंज, येलो टू ऑरेंज, ठीक है। क्लोरोफिल इज द वेरी एसेंशियल पिगमेंट व्हिच इज यूज्ड इन प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल से क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है। ये भी पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। ये क्या है इसके अंदर दो लेयर होती है, आउटर को स्ट्रोमा बोलते हैं और इसके अंदर सेम इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। नाउ फिफ्थ सिक्स वैक्यूल्स, ये भी सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है बेटा। वैक्यूल एक ऐसा पाउच होता है जैसे हम एनिमल्स क्या करते हैं हम अपना वेस्ट को एक्सक्रीट कर देते हैं, बट प्लांट अपना वेस्ट एक्सक्रीट नहीं करते। प्लांट अपना वेस्ट स्टोर करके रखते हैं जिसकी वजह से उनके वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं, बट एनिमल्स में वैक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं या फिर स्मॉल होते हैं या गायब भी होते हैं, ठीक है। प्लांट का जो वेस्ट होता है वो इनिशियल स्टेज में प्लांट में स्टोर होता है, बट जो प्लांट्स फ्रूट्स बेयर करते हैं जिनपे फ्रूट्स होते हैं वो सारा वेस्ट अपना फ्रूट में स्टोर करते हैं। प्लांट का वेस्ट फ्रूट में होता है, जिन प्लांट में फ्रूट नहीं होता उनका गम या रेजिन के अंदर होता है। जैसे आप किसी प्लांट को अगर कट करते हो तो उसमें से व्हाइट कलर का मिल्क सब्सटेंस निकलता है, कोई गम निकलता है, रूट्स में से रहता वो उनका वेस्ट है। जो जहर नहीं वो मेडिसिन के फॉर्म में होता है यूज। बोलते हैं ना कि जैसे चाटते होते हैं तो हमारे लिए खराब होता है बट उसको मेडिसिन की तरह यूज दिया जाता है, जैसे कि मॉर्फिन, ओपियम, चरस, marijuana, these all are used as a drug used to treat kind of a disease, but इसको हमने अपने kind of habitually या enjoy के लिए इसको खराब कर दिया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल पता चल गया। वैक्यूल के अंदर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेसिक फंक्शन लाइफ है। फिर है हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? व्हेन द सेल डिवाइड इन अ टू फॉर्म माइटोसिस एंड मियोसिस। लिविंग सेल डिवाइड होती है तो उसको सेल डिवीजन बोलते हैं, अगर सेल वॉल डिवाइड होती है तो उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो कैरियोकाइनेसिस। तीन वर्ड याद रखना, सेल डिवीजन, सेल डिवाइड, सेल वॉल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। सेल का डिवीजन, सेल डिवीजन, उसके वॉल का डिवीजन साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस, ये सेल वॉल का क्या है? डिवीजन साइटोकाइनेसिस। देखो दो तरह का सेल डिवीजन है, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस होता है हमारा नॉर्मल सेल में, मियोसिस होता है हमारे गैमेट सेल्स में यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। और ये नॉर्मल सेल जैसे स्किन हो गई, फेस हो गई, वहां, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस। माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ डॉटर सेल सेम होती है, मियोसिस में नंबर ऑफ डॉटर सेल्स हाफ होती है। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स आर सेम बट मियोसिस में क्रोमोसोम्स आर हाफ। माइटोसिस में नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल्स बट मियोसिस में डॉटर सेल्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल्स। तो बच्चों यहाँ पे आपका चैप्टर सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट होता है। ना बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का, वो है हमारा टिश्यू। टिश्यू किससे बनता है? ग्रुप ऑफ सेल इज कंबाइंड देन इट फॉर्म टिश्यू। टिश्यू दो टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, ठीक है। हमारे इन द यूनिवर्स देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट इज प्लांट एंड एनिमल। फिर उसको हमने अलग-अलग सब कैटेगराइज कर दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू दो में डिवाइड है। पहला है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है वो सेल जो बार-बार सेल डिवाइड करती है। जब प्लांट अपना ग्रोइंग स्टेज में होता है तो सेल डिवाइड करती है जिसको सेल डिवीजन बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे इस ऑनियन को आप कुछ दिन पानी में रखोगे तो उसकी जड़ें निकल आएगी और यहां से उसका स्टेम भी ग्रो करेगा, वो होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन फॉर्म होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल जो हमारे किस में प्रेजेंट होता है? शूट में। इंटरकैलरी जो कहां प्रेजेंट होता है? हमारे नोड्स और इंटरनोड्स में, जिसकी वजह से ब्रांचेस का ग्रोइंग होता है। और लेटरल कहां प्रेजेंट होता है? हमारे लोअर साइड ऑफ ट्रीज में, जो उसकी गर्थ को बढ़ाता है। देखो
शूट जो होगा आपका एपिकल वो प्लांट की हाइट बढ़ाएगा, इंटरकैलरी उसकी विड्थ को बढ़ाएगा और लेटरल उसकी गर्थ को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये हमारे मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल हमारे शूट में होता है जिससे प्लांट की हाइट बढ़ती है, इंटरकैलरी हमारे ब्रांचेस में होता है जो नोड्स और इंटरनोड्स में जिससे ब्रांचेस की विड्थ और ब्रांचेस निकलती है, और लेटरल हमारे लोअर पार्ट में फ्री होता है रूट के अंदर जिससे उसकी गर्थ और उसकी पकड़ मजबूत होने के लिए वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई 3 तरह की। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारी परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है? वो टिश्यू जो अब कंप्लीटली डिवाइड हो चुकी है, अब वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगी। The tissue which cannot further divided after cell division, then it is said to be a permanent tissue. अब उसकी स्पेसिफिक रोल और लूज ऑफ एबिलिटी डिवाइड की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गई है? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गई है। अब उसका आगे कुछ फर्दर डिवाइड नहीं होगा, जो 2 तरह का है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट हमारे 3 में डिवाइड है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा हमारा लिविंग सेल है जिसके अंदर परमानेंट टिश्यू होता है, इसके अंदर रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, थिन सेल वॉल होती है, ये लिविंग होती है और ये लूजली अरेंज होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लार्ज स्पेस प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें खूब सारा खाना भरा होता है। इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? स्टोर करती है किसको? फूड को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकंड, बट कुछ स्टेजेस है कि अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल फिल हो जाए तो उसको क्लोरेन्काइमा बोलेंगे, अगर पैरेन्काइमा में एयर फिल हो जाए तो उसको हम एरेन्काइमा बोलेंगे। और जिस एरेन्काइमा के अंदर आपके प्रेजेंट होगा एयर, वो चीज वहां पे फ्लोट करेगी, जैसे लीफ ऑफ लोटस, और आपके क्लोरोफिल उसमें होगा जो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करेगा। सेकंड बात करते हैं हम कॉलेन्काइमा, जो हमारे फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट के लिए होती है, जो क्या है हमारी कॉलेन्काइमा, जो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, लचीलापन प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर क्या होते हैं? जैसे कि टेंड्रिल्स हो गए, हमारे स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ग्रो करते हैं, जो हमारे कॉलेन्काइमा के बने होते हैं। ये सेल कैसी होती है बेटा? ये भी लिविंग होती है, इलॉन्गेटेड होती है, इररेगुलरली थिकेंड, मतलब इसके जगह-जगह पे थिकनेस होती है, और इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस पैरेन्काइमा के कंपैरेटिवली कम होता है। हां जी, देखो ये रहा, ये है पैरेन्काइमा, देखो इसमें स्पेस है, B इज योर कॉलेन्काइमा, C इज योर स्क्लेरेन्काइमा। इसमें कम स्पेस है और इसमें तो स्पेस है ही नहीं, पैरेन्काइमा का है ही है ना? ये क्या है? तो ये स्पेस तो है ही है, इतनी बहुत है बेटा, इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो और बड़ी होगी। और इसमें देखो इररेगुलर थिकनेस है, यहाँ पे इसमें है, यहाँ पे है, पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, और इसमें हर जगह है आपके। फोर्थ नंबर तो बेटा ट्रांसफर सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसका। नहीं, 0%। ठीक है, और लास्ट है हमारा थर्ड जो है स्क्लेरेन्काइमा, जिसको हम डेड भी बोलते हैं, और ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे कोकोनट का जो हस्क होता है वो स्क्लेरेन्काइमा का होता है, अखरोट की जो आउटर कवरिंग होती है वो स्क्लेरेन्काइमा की होती है, जो क्या होती है? लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन इज अ टफ कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द सीड, जिसको लिग्निफाइड सेल्स भी बोलते हैं, वो हमारी स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक है, सर तो ये लिख सकते हैं कि स्क्लेरेन्काइमा इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निफाइड सेल्स and it is a hard and no intercellular space and large thickness। अगर हम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल की ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले क्या दिखेगा? एपिडर्मिस, जो यूजुअली सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। प्लांट की ड्राई हैबिटेट है तो एपिडर्मिस थिकर होगी, अगर उसकी वाटरी हैबिटेट है तो उसकी एपिडर्मिस थिनर होगी। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर वाटर की स्कैरिटी होती है उसका एपिडर्मिस ज्यादा थिक होता है ताकि वाटर लूज ना हो जाए, इसी के लिए उसकी जो कवरिंग होती है वो एपिडर्मिस की थिक होती है, क्योंकि उसमें वैक्स प्रेजेंट होता है, क्यूटिक्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, क्या करते हैं ये वैक्सी अपना मटेरियल सीक्रेट करते हैं जिससे वाटर जो है वो प्लांट के अंदर रेजिस्टेंट है ताकि वो बाहर ना जा सके। मोस्टली ये सारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी है, कब वो पानी इवेपोरेट हो जाए प्लांट आपका डेड हो जाए, उसकी वजह से कैक्टस जो होता है उसके ऊपर एक वैक्स की कवरिंग होती है जिससे प्लांट का जो वाटर है वो इवेपोरेट नहीं होता, अंदर ही रहता है। और जो ट्रांसपिरेशन जो उस प्लांट का आना कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा को जो ओपन या क्लोज करते हैं उसको बोलते हैं गार्ड सेल। द प्रोसेस of loss of water in form of water vapor in a daytime, then this is known as transpiration।
ठीक है। फिर बात करते हैं हम एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट। रूट का फंक्शन क्या है हमारा? टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो एब्जॉर्ब करता है सरफेटिक एरिया। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनका एपिडर्मिस थिक और वैक्सी कोटिंग होती है किसकी? क्यूटीन की, जो वाटरप्रूफ मटेरियल होता है। और आउटर लेयर ब्रांच की ट्री की क्या होती है? बहुत ज्यादा यंग होती है या फिर वैक्सी होती है। फिर बात करते हैं बच्चों हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें दो ही चीजें याद आती है, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम आपके वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम आपके फूड और न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। जाइलम के डिफरेंट टाइप्स देखो, ट्रेचेट, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, 4 होते हैं, और पैरेन्काइमा 5 होते हैं, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स एंड सीव फाइबर्स। सर अपन ये बोल सकते हैं कि जाइलम तो यूनिडायरेक्शनल होता है और फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल होता है। हाँ बोल सकते हो सर। जाइलम आपका जाता है, फ्लोएम एक जगह। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा एनिमल टिश्यू। जाइलम बेटा देखो यूनिडायरेक्शनल होता है। देखो जाइलम कहां जाता है? रूट से सिर्फ एक बार ही जाएगा, आपके ऊपर वो ट्रांसलेट होकर निकल जाएगा, बट फ्लोएम पूरे ऐसे मल्टी डायरेक्शनल में जाएगा। ठीक है। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा एनिमल टिश्यू। स्टार्ट करें एनिमल टिश्यू। देखो ध्यान से सुनना, एनिमल टिश्यू क्या है? जो सिर्फ एनिमल्स यानी ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाता है, और उसका सबका अपना ओन स्पेसिफिक फंक्शन या फिर ओन स्पेसिफिक उसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन या उसका ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अगर मैं एनिमल टिश्यू की बात करूं तो देयर आर 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। सबसे पहला कौन सा होता है हमारा एनिमल टिश्यू में? एपिथेलियल टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर हमारा लास्ट नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल, मस्कुलर, कार्डियक और लास्ट इज नर्वस। एपिथेलियल, ठीक है, देखो ये हो गया एपिथेलियल। फिर सेकंड क्या हो गया हमारा? कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। वो उसका टाइप याद रखो। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू का नाम ही बता रहा है एपी। एपी मतलब जो पहली कवरिंग होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, जिसको प्रोटेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं इन एनिमल्स, उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल कवर करता है हमारा मोस्ट ऑफ ऑर्गन कैविटीज विद इन द बॉडी, और ये आल्सो फॉर्म करता है एक बैरियर इसके अंदर। ठीक है। जैसे कि जो स्किन है, लाइनिंग ऑफ माउथ है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स है, एल्वेओलाई है, किडनी है, या वो सब किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। बच्चों ये याद रखना, ये एग्जाम का एमसीक्यू है कि ये जो आपने इतने सारे नाम अंडरलाइन किए, ये सब किससे बने होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू से। जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, वो टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है बेटा, वो टाइटली पैक्ड होता है, फॉर्म करता है कंटीन्यूअस शीट, और ये they have only a small amount of cementing material between them, जिसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है, और ये एपिथेलियल टिश्यू किसके लिए रिस्पांसिबल होती है? फॉर द परमिएबिलिटी, क्योंकि हमारी सेल डिफ्यूजन करती है, गैसेस एक्सचेंज करती है, स्वेटिंग होती है हमें, तो वो उसी के लिए होती है, बॉडी का टॉक्सिक्स बाहर आता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट रेल देखो, इधर देखो, एपिथेलियल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर रिजल्टिंग एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे स्वेट हो गया, गैसेस एक्सचेंज हो गए, एक्सेट्रा। एपिथेलियल सेल डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन सेल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, lungs, alveoli, transportation substance occurs in a selectively permeable surface and there is a simple kind of epithelium. अगर उन सब पे क्या यूज होती है? सिंपल एपिथेलियम, इसलिए उसको बोला जाता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी चपटी। ये देखो, ये स्क्वैमस का मतलब होता है चपटी। क्या होता है? चपटी। तो ये रहा हमारा पहला। फिर दूसरी बात करते हैं हम, सेकंड ये रही हमारी सिंपल स्क्वैमस। देखो ये रही सिंपल स्क्वैमस जो है एपिथेलियल, वो एक्सट्रीमली कैसी होती है बच्चों? थिन और फ्लैट और डेलिकेटेड लाइनिंग, मतलब बहुत उसकी डेलिकेट मतलब सॉफ्ट होती है और बहुत जल्दी हर्ट होती है। जैसे माउथ, अगर हल्का सा भी छाला होता है तो कितना पेन होता है। ठीक है।
ईसोफेगस हो गया, लाइनिंग ऑफ माउथ हो गई, ये सब स्क्वैमस एपिथेलियम से कवर्ड होती है। जो स्किन है वो प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। स्किन एपिथेलियल सेल्स होती है अरेंज होती है मैनी लेयर से, तो ये क्या प्रिवेंट करती है वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है, जैसे आप जो देखो आपको मैं अगर एक चांटा लगाऊं तो ऐसा नहीं है कि आपके पूरे शरीर के अंदर पंजर ढीले हो जाए। हमारे बॉडी क्या होती है उस वियर एंड टियर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसको जो एब्जॉर्ब करती है और जो पैटर्न बाय पैटर्न ऐसे चपटी लेयर में ऐसे सजी हुई होती है उसको बोलते हैं स्टेरेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। देखो ये रहा इसका डायग्राम, पैटर्न बाय पैटर्न देखो इस तरह से क्या है, ये लेयर बाय लेयर इस तरह से चपटी लेयर में ये सेल्स फॉर्म हुई है, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर थर्ड है हमारा सीलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम। ये कहां पे रिस्पांसिबल होता है बच्चों, ये रिस्पांसिबल होता है जहां पे एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन होता है। क्या होता है, मतलब ये वो हाँ, जहां पे एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन होती है इनर लाइनिंग और जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होता है, स्किन से हमारे स्वेट रिलीज होते हैं वहां पे, तो म्यूकस रिलीज नहीं होता। आता है ना सर, वो आता है तेल डालने पर। अच्छा वो जो होता है हाँ उसको म्यूकस कहते हैं। सर पसीना नहीं आता तो बस वो सीलिया से आते हैं, हेयर से हमारे बॉडी में। सर कोई जिंदगी में नहीं ठीक है, अब कॉलुमिनर का मतलब क्या होता है, कॉलम लाइन, ठीक है, और सीलिया का मतलब होता है हेयर्स। तो जहां बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो उसका एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन के लिए हेल्प करता है, और अगर वो आपके कॉलुमिनर से कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं हम सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम, जहां पे ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। तभी आप देखो हमारे नोज एरिया और ऐसे चीक एरिया में ऑयल ज्यादा रिलीज होता है, क्यों, क्योंकि वहां पे सेबेशियस ग्लैंड होती है जो ऑयल और ऐसे स्वेट को साथ ही रिलीज करती है। और फिर हमारा लास्ट है क्यूबॉइडियल। क्यूबॉइडियल का मतलब है क्यूब लाइक, कहां पे प्रेजेंट होती है, हमारे किडनी, सलाइवरी ग्लैंड और जो पे मैकेनिकल सपोर्ट होते हैं जहां, हाँ वहां पे ये सारे प्रेजेंट होते हैं। और इसका काम क्या है, इसका काम है ये मल्टीसेलुलर ग्लैंड है जो हमारे बॉडी के अंदर सीक्रेशन या फिर बॉडी के फॉर्मेशन का हेल्प करती है, इसलिए इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे एनिमल टिश्यू का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, वो है एपिथेलियल टिश्यू। फिर हम बात करते हैं सेकंड एनिमल टिश्यू, वो है हमारा कनेक्टिव। नाम ही बता रहा है जो चीजों को बॉडी से क्या करता है बच्चों, कनेक्ट करता है। जिसमें देखो हमारी बॉडी कनेक्शन की क्यों जरूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी में पूरा न्यूट्रिशन और बॉडी का फ्रेमवर्क इससे बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जैसे देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, लूजली स्पेस और एम्बेडेड होती है। लूजली मतलब पूरे बॉडी में फैली हुई है और धंसी हुई है। जिसमें सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू में आता है हमारा ब्लड। क्या आता है हमारा ब्लड। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वन मार्क क्वेश्चन, ब्लड क्या है हमारा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, सेल, प्लाज्मा। सेल तीन तरह की पाई जाती है ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। ब्लड हैज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स। ब्लड का काम क्या है, पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करना और पूरी बॉडी का वेस्ट मटेरियल किडनी में लाना ताकि यूरिन फॉर्मेशन हो सके। हाँ सर इसमें नसें भी होती है प्योर ब्लड लेके जाती है आर्टरीज, इम्प्योर ब्लड लेके आती है वेन्स। दूसरी बात, ब्लड टोटल हमारे 7 लीटर का हमारे बॉडी में होता है। तीसरी बात, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी करता है हीमोग्लोबिन, इसीलिए हम ब्लड के रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या होगा, आपका ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, आपको चक्कर आ जाएंगे। सेकंड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा बोन। बोन बेटा हमारा कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस, जो हमारे बॉडी का जॉइंट कनेक्टिव टिश्यू है। अ काइंड ऑफ अ फ्रेम और हार्डवर्क जो एंकर्स करता है मसल्स और सपोर्ट करता है ऑर्गन्स को। जब बोन और बोन कनेक्ट होते हैं बेटा तो उसको बोला जाता है लिगामेंट। और जब बोन जो बहुत ज्यादा ही इलास्टिक होती है, क्या होती है, इलास्टिक, और जब बोन्स और मसल्स कनेक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं, टेंडन, जिसमें मसल्स से बोन कनेक्ट होती है, जिसको फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं, जो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि ये देखो, ये मसल्स है तो इसको मैं अच्छे से बेंड कर पा रहा हूं। अब ये मेरी बोन है तो मैं इसको बेंड नहीं कर सकता, ठीक है, वो जॉइंट आ गए बीच में बेटा। फिर बात करते हैं हम अनदर कनेक्टिव, थर्ड नंबर कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट बोन प्रेजेंट इन बॉडी, और ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सबसे
सॉफ्ट बोन होती है, जैसे ईयर पिन्ना, नोज, ये हमारी कार्टिलेज की बनी है सॉफ्ट बोन। तो ये कार्टिलेज बोला ना, ये सॉफ्ट वाला। हाँ तो ये भी तो सॉफ्ट ही है। ये ऐसे लगती है मर जाता है। खून तो भी तो सॉफ्ट है, तो टूटा यहाँ पे मारो तो ये टूटती थोड़ी ना है बेटा, हाँ टूट गई, पर इतने जोर से हम कार्टिलेज क्या है बेटा, हमारी सबसे स्मूथन बोन्स होती है, इसीलिए जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उसमें 306 बोन्स होती है, 308 होती है। न्यूबॉर्न बेबीज में 100 बोन हमसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें कार्टिलेज ज्यादा होता है। वो कार्टिलेज सारे विड्रॉल होकर एक बनते हैं, जिसकी वजह से 206 बोन्स हो जाते हैं। ठीक है, जो कहां पे पाई जाती है, नोज, ईयर और ट्रैकिया। 207 407। ठीक है, वी कैन होल्ड कार्टिलेज ऑफ ईयर्स, हम कान के है ना, हाँ ठीक है। और ये हमारे कहां पे होती है, जैसे देखो आप नोज को बेंड कर सकते हो, आप है ना नोज को बेंड कर सकते हो, ईयर को बेंड कर सकते हो, बट क्या आप इस हाथ की रेडियस को बेंड कर सकते हो? नहीं, ये टूट जाएगी। ये तो जॉइंट है बेटा, हिप जॉइंट को बाउंड कर रहा है, मैंने कहा रेडियस इसको कर सर कान बेंड कर, सर तोड़ दो। हाँ तो वो टूट गई। ठीक है, फिर है हमारी फोर्थ, जिसको बोलते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बेटा हमारे ब्लड वेसल्स के पास होती है, जहां स्किन और मसल्स होती है, जैसे जहां मसल्स है ना, ये उसको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और लास्ट है हमारी एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू बेटा हमारे फैट्स को स्टोर करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एज अ इंसुलेटर वर्क करती है। क्या वर्क करती है? एज अ इंसुलेटर। जिसकी बॉडी में फैट ज्यादा होता है उसको गर्मी ज्यादा लगती है, जिसके बॉडी में फैट कम होता है उसको गर्मी और ठंडी दोनों ही ज्यादा लगती है, क्योंकि जिसकी बॉडी में फैट है वो एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। वो कहां पे डिपॉजिट होता है? एडिपोज टिश्यू, जस्ट बिलो योर स्किन। तभी जो मोटे लोग होते हैं उनके गाल, हाथ, थाई, स्टमक, चेस्ट ये मोटे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब पे एडिपोज टिश्यू है। फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू भी कंप्लीट। अब है हमारा थर्ड नंबर ऑफ एनिमल टिश्यू, जिसको हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। मस्कुलर टिश्यू मतलब जहां पे हमारी मसल्स होती है, जो हमारी दो तरह की होती है, वॉलेंटरी मसल्स और इनवॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स जिन मसल्स को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी विल, हमारी ब्रेन से, और इनवॉलेंटरी मसल्स जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट की मसल, किडनी की मसल्स। मस्कुलर टिश्यू में इलांगेटेड सेल्स होती है, जिसको मसल फाइबर्स बोलते हैं, और ये टिश्यू रिस्पांसिबल होती है मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी की मूवमेंट के लिए जो चीज रिस्पांसिबल होती है उसको हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और ये मसल्स बच्चों एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बनती है, जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। मतलब इस मसल में खिंचाव भी आ सकता है, रिलैक्स भी आ सकता है। जब मोच आती है तब खिंचाव आता है, जब रिलैक्स होती है तब हम नॉर्मल रहते हैं। सारी मसल तीन तरह की मसल्स हैं हमारे कोर्स में। एक है हमारी स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तीन है, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक। These muscles are called skeletal muscles। जो skeletal muscles होते हैं इनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। ये मोस्टली किससे अटैच होती है बेटा? बोन से अटैच होती है, ताकि बॉडी का मूवमेंट हो सके, इसलिए इसको वॉलंटरी इन एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉलंटरी। अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसके अंदर आपको है ना दो तरह के अल्टरनेटिव बैंड्स दिखने को मिलेंगे, वो होता है हमारा लाइट एंड डार्क बैंड्स, और एक लंबी लंबी स्ट्रिप्स देखने को मिलेगी जिसको स्ट्रिंग बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेड मसल्स। ये कैसी होती है? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच होती है, और इसके अंदर खूब सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसको मल्टीन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। सेकंड है हमारी मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, जिसको होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम इनवॉलेंटरी मूवमेंट बोलते हैं। और इसके अंदर जो आपकी मसल्स होती है वो है हमारी स्मूथ मसल्स, क्योंकि अगर ये स्मूथ नहीं होगी तो जो फूड है वो स्टमक में नहीं जाएगा। जैसे वो इनवॉलेंटरी मसल जो कंट्रोल मूवमेंट होता है, जो कहां पे पाया जाता है? आइरिस ऑफ आई, आंखों के अंदर, यूट्रस में, ब्रोंकाई, लंग्स में, जो सेल में पॉइंट एंड्स होती है वहां पे। हाँ, और ये कैसी होती है बेटा? यूनिन्यूक्लिएटेड। इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है और एक पॉइंट एंड्स होते हैं, इसलिए इसको अनस्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। और लास्ट है हमारा थर्ड, कार्डियक मसल, जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में होता है, जो कैसा होता है? हमारा सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, और ये इनवॉलंटरी एक्शन होता है। इसमें दो तरह के मसल्स रिलैक्सेशन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पूरी लाइफ में। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बंद हो जाए तो पर्सन इज डेड।
और ये सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये तीन तरह के बेटा मसल्स हैं, स्ट्रेट, स्मूथ, कार्डियक। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तीनों में ही 5 नंबर पे डिफरेंस आ जाता है। स्ट्रेटेड बोल रहे स्केलेटल बोल रहे की बात है, स्ट्रेटेड या स्केलेटल की बात है। फिर है हमारा लास्ट नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड है, सेल बॉडी जिसको साइटन बोलते हैं, एक्सन जिसमें माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, इसको हम माइलिन शीट बोलते हैं, और लास्ट में होती है नर्व एंडिंग जिसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। सर डेंड्राइट्स इसको नहीं बोलते, डेंड्राइट इसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में खूब सारे आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, इसको हम बेसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसपोर्टिंग टू द ब्रेन व्हिच हेल्प्स इन रिफ्लेक्स एक्शन, कि किसी भी चीज को महसूस करने के लिए हमें इस नर्वस सिस्टम की नेसेसरी होती है। जिस पर्सन में ये नर्वस सिस्टम इनएक्टिवेट हो जाए उसको हम पैरालाइज का अटैक बोलते हैं। उसके ऊपर आप खौलता लावा भी गिरा दोगे तो भी बंदे का कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा, वो पार्ट तो जलेगा, जल जाएगा पर उसको कोई महसूस नहीं होगा, दर्द दो कुछ नहीं मरेगा फिर, मरेगा इसके भी। साथ हम मरेगा भी नहीं वो। मर नहीं सकता बट वो मरे वैसे कम भी नहीं है। फिर से बताओ। नहीं जैसे सपोज करो अभी तुम लोगों को मैं हल्का सा पिंच करूं तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, दुखेगा, क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है। बट अगर तुम्हारा नर्वस सिस्टम पूरा इनएक्टिवेट हो जाए तो तुम्हारे शरीर को मैं काटूं या लावा गिराऊं, तुम्हारी आंखें खुली होगी पर तुम्हें कोई दर्द, कोई महसूस नहीं होगा। और बेस्ट एग्जांपल, तुम ज्यादा देर तक पैर मोड़ के बैठो, पैर सुन हो जाता है, उसमें कुछ फील ही नहीं होता, कहता पैर में फील नहीं, वही तो है, वहां का नर्वस सिस्टम ब्लॉक कर दिया, पूरा का पूरा इंपल्शन ब्लॉक हो गया। अब उससे क्या होगा? वहां का कंडक्शन अक्सर स्टोन करने की दवाई कहते हैं, हां तो इसलिए डॉक्टर वगैरह जो एनेस्थीसिया देते हैं, तो उसमें पूरा नर्वस सिस्टम को सुन कर दिया जाता है, जिससे कोई पेन या कोई फील ना हो। यहाँ पे बच्चों हमारा टिश्यू चैप्टर भी कंप्लीट होता है। बताइए, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना लास्ट ऑफ बायो चैप्टर, दैट इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। नाम ही बता रहा है कि आप किस तरह से फूड रिसोर्सेज को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला हमें चाहिए इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, कि जितना अच्छा आपका क्रॉप यील्ड इंप्रूव होगा उतना अच्छा आपके रिसोर्सेज भी बेहतर इंप्रूव होंगे। जैसे कि पल्स में कौन आते हैं? चने, मटर, अरहर, मसूर, ठीक है। ऑयल में कौन आ गए? मस्टर्ड, लिनेन, सनफ्लावर। वेजिटेबल, स्पाइस एंड फ्रूट्स में क्या आ जाता है? विटामिन्स और मिनरल्स। हमें क्या इंप्रूव करनी है? 5 चीजें, जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं या न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है हमारे? जैसे कार्बोहाइड्रेट, हमारा फैट, हमारा प्रोटीन, हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, हमारा विटामिन्स, और हमारा लास्ट जो एसेंशियल है वो है हमारा मिनरल्स। These are the essential nutrient या फिर complete nutrition in a balanced diet required to growth of a human body, ठीक है। Difficult crops are required, difficult time duration of the photo period. So on the basis of duration there are 2 types of crop, rabi crop and kharif crop. 2 crops याद रखना। There are some crops जिसको रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, जिनको रेनी सीजन में ग्रो करते हैं उसको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं या खरीफ सीजन क्रॉप बोलते हैं, जो मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर होता है। और कुछ क्रॉप जिनको विंटर सीजन में ग्रो करते हैं उसको रबी सीजन बोलते हैं, रबी क्रॉप बोलते हैं, जो नवंबर या अप्रैल होता है, जैसे चावल, सोयाबीन, पिजन पी यानी दाल, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप में ये सब आते हैं। India is our most populated country. Increase the production of agriculture in 1952 to 2010 will be 25%, और अब तक में और बढ़ चुका है। फिर बात करते हैं हम 3 तरह की इंप्रूवमेंट की, क्रॉप की वैरायटी, क्रॉप का प्रोडक्शन, क्रॉप का प्रोटेक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप की वैरायटी। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में आप किस तरह से क्रॉप को इंप्रूव कर सकते हो बच्चों? तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए जो आपको इंप्रूवमेंट चाहिए वो है हमारा ब्रीडिंग हो गया, उसकी प्रॉपर्ली सीड्स हो गई, कि आप किस तरह की सीड यूज दे रहे हो, कैसा लैंड यूज दे रहे हो, कैसा प्रॉपर आपका टेम्परेचर, कैसा डे लाइट यूज दे रहे हो। क्योंकि आजकल देखो हाइब्रिडाइज का जमाना है, तो हम हाइब्रिडाइज सीड्स लेते हैं, प्रॉपर्ली उसको इरिगेट करते हैं, प्रॉपर वेल फर्टाइल लैंड लेते हैं, क्योंकि बंजर जमीन पे कोई भी प्लांट नहीं उगेगा। जितनी अच्छी जमीन उतनी अच्छी क्रॉप, जो क्रॉप बनाएंगे वो भी खराब हो जाएगी। हाँ जी, तो वो तो नुकसान हो गई होगा ना, ठीक है। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ऐसे सीड्स चाहिए जिससे हमारा जो क्रॉप है वो वेल डेवलप हो सके। जैसे देखो
जहां पे ये वर्ड याद रखना जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, दो अलग अलग ब्रीड को मिला के नया ब्रीड का सीड बनाया जिससे बहुत ज्यादा अच्छा क्रॉप ग्रो हुआ। डिफरेंट स्पीशीज, अगर हम बात करें जो क्रॉसिंग अगर इंटर वेराइटल है यानी डिफरेंट वैरायटी की तो उसको बोलते हैं इंटर वेराइटल, और अगर सेम स्पीशीज का है तो उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक स्पीशीज जिसका जीनस सेम होता है, और इंटर जेनेरिक जिसका डिफरेंट जीनस होता है। सेम स्पीशीज तो इंटर स्पेसिफिक, डिफरेंट जीनस तो इंटर जेनेरिक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अब हमें अगर हाई यील्ड क्रॉप चाहिए तो फार्मर को क्या चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ सीड, पर्टिकुलर वैरायटी सीड्स की, और सीड्स जो होने चाहिए वो आपकी कैसी कंडीशन में होनी चाहिए, सेम कंडीशन, जैसे कि उसका कल्टीवेशन प्रैक्टिस, सही ढंग की खेती, उसका प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, उसका प्रॉपर वैरायटी ऑफ ग्रोथ, डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, उसकी प्रॉपर टॉलरेंस ऑफ सॉइल सैलिनिटी एक्सेट्रा। जैसे पहला पॉइंट है हायर यील्ड, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पर एकड़, हायर यील्ड हो गया तो ये प्रॉपर ध्यान दोगे तो इंप्रूव क्वालिटी, सेकंड पॉइंट। थर्ड है हमारा बायोटिक, एबायोटिक रेजिस्टेंट, बायोटिक इज लिविंग, एबायोटिक इज नॉन लिविंग, जैसे डिजीज, इंसेक्ट्स, नेमेटोड्स। अगर पता चला आपके खेतों में फसलों में कीड़े ज्यादा लग रहे तो फसल खराब। सर इसमें खाद वगैरह छोड़ना है बेटा बिना खाद का कैसे आप खेती कर सकते हो? नहीं, एबायोटिक और एबायोटिक का, बायोटिक और एबायोटिक वही है ना जो खराब करते हैं क्रॉप को, जो उसकी यील्ड बढ़ाने में हेल्प करता है, और फर्टिलाइजेशन और एबायोटिक रेजिस्टेंट है यहाँ पे जिससे क्रॉप आपके रेजिस्ट हो सकता है। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, और लास्ट है वाइडर एडेप्टेबिलिटी और एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी ऊंचाई या छोटाई, कि कुछ प्लांट अगर अच्छे वैरायटी के रखोगे तो उसका बहुत टॉलरेंस अच्छा होगा, नहीं रखोगे वो छोटे में ही ग्रो हो जाएगा। जैसे आजकल ऑरेंज के छोटे-छोटे पेड़ आने लगे हैं, हाइब्रिड जो गमलों में लगाते हैं, गमले में से ही छोटे-छोटे ऑरेंजेस निकल जाते हैं, हाँ वो हाइब्रिड से। ठीक है, फिर बात करते हैं हम सेकंड जो है हमारा क्रॉप, फिर बात करते हैं हम अपना क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि अब क्रॉप का प्रोडक्शन आप कैसे कर सकते हो। तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए जमीन, पैसा और पूरी की पूरी जानकारी, साथ में टेक्नोलॉजी। किसी भी बेटा आप अगर है ना डल इंसान को दे दोगे अगर खेती करो तो पूरी खेती बिगाड़ देगा। प्रॉपर्ली नॉलेज इंसान जिसके पास टेक्नोलॉजी हो, प्रॉपर्ली पैसा हो, पूरी एक्सपीरियंस हो, तो ही वो बढ़िया खेती करेगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमें जो मैनेजमेंट चाहिए वो है हमारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। क्या है, न्यूट्रिशन। क्या हमें पता है प्लांट्स को प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, बिना न्यूट्रिशन प्लांट कभी वेल ग्रो नहीं करता। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन में क्या चाहिए, एयर, वाटर, सॉइल। प्लांट के भी न्यूट्रिशंस होते हैं, तो देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अगर ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो मैक्रो न्यूट्रिशन, कम क्वांटिटी में चाहिए तो माइक्रो न्यूट्रिशन। ठीक है, the other nutrients are used by plant in small quantity, therefore called micronutrition, और जिन्हें हाई क्वांटिटी में चाहिए तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिशन। जैसे कि ये रहे आपके एग्जांपल्स, मैक्रो में नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब आते हैं, माइक्रो में आपके अदर एलिमेंट्स आते हैं। और अगर किसी इन्हीं एक एलिमेंट की अगर डेफिशिएंसी यानी कमी हो जाती है तो उस प्लांट के अंदर डिजीज या बीमारी हो जाती है, जैसे उसके पत्ते पीले हो जाते हैं, उसके फ्रूट सड़ जाते हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड मैन्योर, जिसको खाद बोलते हैं। मैन्योर प्लांट का सबसे एसेंशियल न्यूट्रिशन होता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली ग्रो कर पाता है। ठीक है, अगर बात करें हम मैन्योर की तो मैन्योर के अंदर खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है जो पूरी सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मैन्योर किससे बनाया जाता है, जो एनिमल डंग है, काउ डंग या इन सबको मिक्स करके सॉइल के साथ हेल्प करते हैं ताकि सॉइल प्रॉपर्ली फर्टाइल हो सके। और ये मैन्योर इसलिए लगाया जाता है ताकि ये ड्रेनेज और अवॉइड कर सके वाटर लॉगिंग को, कि सॉइल पूरा पानी अच्छे से होल्ड कर सके। मैन्योर दो तरह के होते हैं, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है वो चीज जो अगर गायों के या जानवरों के डंग से बनाई जाती है तो कंपोस्ट, और ये कंपोस्ट को प्रिपेयर करते हैं अर्थवॉर्म। और वर्मी कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, जो कंपोस्ट आपका जो जैसे काउ डंग है उसको अर्थवॉर्म ने खा के पूरा सड़ाया और उसको फिर सॉइल में मिक्स किया, वो वर्मी अर्थवॉर्म को वैसे ही फर्टाइल करते हैं सॉइल को। अगर बेटा सॉइल में ऐसे वो डायरेक्ट सॉइल को नहीं फर्टाइल करते, सॉइल की चीजों को खाकर फर्टाइल करते हैं। ठीक है, और ग्रीन मैन्योर क्या होता है बेटा, ग्रीन मैन्योर तो वही मैन्योर हो गया जैसे आपने प्लांट का कचरा, वेजिटेबल वेस्ट या
कोई ऐसे सड़ने वाली वेस्ट को ही सॉइल में मिक्स कर दिया तो उसको ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। फिर है हमारा थर्ड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजर वो आपका सप्लाई होता है जो एक्स्ट्रा में आता है, कि जैसे बच्चों को ठीक होने के लिए हम टीका लगाते हैं, वैसे प्लांट का फर्टिलाइजर होता है जिसमें हाई न्यूट्रिशन ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा ही डिमांडिंग होता है, और ये थोड़ा बेटा हाई कॉस्ट के आते हैं फर्टिलाइजर। तो आजकल किसान इतना पैसा लगाते नहीं, तो कम वाले पैसा और फर्टिलाइजर आते हैं जिसमें केमिकल्स ज्यादा होते हैं, इसीलिए हमारे को बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती है। फर्टिलाइजर्स को अगर ज्यादा यूज लोगे तो उससे पूरा का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो सकता है, सॉइल की फर्टिलिटी जा सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल के वो हार्म हो सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए फर्टिलाइजर यूज लोगे तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम तो करेगा ही करेगा, साथ में टॉक्सिक भी करेगा। इसलिए फर्टिलाइजर को ज्यादा यूज नहीं लेना, मैन्योर को ज्यादा यूज लेना। फर्टिलाइजर तब लो कि जब आपको लगे कि हाँ प्लांट को थोड़ी कमी दिख रही है तो फर्टिलाइजर छिड़क दो, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नोट में याद रखना, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेटा फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है, सिर्फ मैन्योर यूज होता है, बायो फर्टिलाइजर यूज होता है जो लिविंग फॉर्म से बनता है और वो कभी टॉक्सिक नहीं होता, इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग तो ये सूखे वगैरह होते हैं ना, वही होती है जो सूखे चीजें डालते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सब चीज ऑर्गेनिक होती है। अरे मतलब जैसे तो एक तो वही हो गया वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल का वेस्ट, हाँ यही सब है। फिर है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन तो पता ही है, दो तरह का होता है, रेनफॉल सिस्टम और ह्यूमन सिस्टम, आर्टिफिशियल। बारिश होती है तो प्लांट को प्रॉपर्ली मिनरल्स वाटर मिल जाता है, और हम तो दो तरह से देते हैं, ड्रिप और स्प्रिंकल। ड्रिप मतलब कि आपके रूट्स में इस तरह से बिछा दिया और उसमें छेद होते हैं, और स्प्रिंकल जिसमें से वाटर का इस तरह से छिड़काव होता है, ये हमारा स्प्रिंकल, और एक है हमारा ड्रिप। फिर हमारे कुछ और प्रोसेस है इरिगेशन के, जैसे कि वेल, कुओं से हम पानी डालते हैं, कैनाल्स, जो बड़ी बड़ी कैनाल्स होती है उसमें ऐसे छोटे छोटे बरोज बना देते हैं जिससे पानी आ जाता है, रिवर लिफ्ट सिस्टम, जो बड़े बड़े चप्पे चलते हैं, और टैंक्स तो होते ही है खेतों में जिससे पानी का रिसोर्सेज डालते हैं। बाकी हमारे लिए डैम्स है, रेन वाटर रिसोर्सेज तो है ही, बोरवेल्स एक्सेट्रा। ठीक है। फिर बात करते हैं हम क्रॉप पैटर्न। क्रॉप पैटर्न मतलब उगाने का तरीका। तो सबसे पहला आता है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग, कि अगर आप सबको मिक्स करके उगाओ तो उससे क्या होता है, हमारा एक्सपेंस भी बचता है और हमारी इनकम भी रिसोर्स चालू रहती है, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या आता है, जैसे कि वीट के साथ चने उगा दिए, वीट के साथ मस्टर्ड उगा दिया, या मूंगफली के साथ सनफ्लावर को ग्रो कर दिया, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। सेकंड है हमारी इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है कि ये ना साइमल्टेनियसली ग्रो करो। अगर एक ही क्रॉप को बार-बार लैंड पे ग्रो करोगे तो क्या होगा, वो क्रॉप अब लैंड अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देगा, जिससे वो लैंड बर्बाद हो जाएगी। तो इस बार चावल उगा दी, अगली बार आप गेहूं उगा दो, फिर आप सनफ्लावर उगा दो, आप मस्टर्ड उगा दो, तो इससे क्या होता है, क्रॉप की सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है और वो सॉइल खराब नहीं होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉप को रोटेट करना। जैसे ये देखो, ये इंटरक्रॉपिंग, और क्रॉप रोटेशन मतलब हर सीजन बाय सीजन रोटेट करते रहना, ठीक है। फिर हमारा लास्ट क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो जो अनवांटेड वीड्स है, अनवांटेड इंसेक्ट्स है, अनवांटेड रोडेंट्स है, इनसे अगर हम इनको प्रोटेक्ट करते हैं, पेस्ट्स है, तो हमारा क्या होता है, क्रॉप प्रोटेक्टेड होता है। वीड्स के लिए वीडिसाइड्स, इंसेक्ट्स के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड, रोडेंट के लिए रोडेंटिसाइड्स, वो यूज नहीं जाते ताकि से किल होते। बट इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये केमिकल प्लांट्स पे भी जाते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं और वही केमिकल्स हम खाते हैं। सर एक वो भी होता है इंसेक्ट्स वगैरह से बचाने के लिए, वो मतलब वो तो क्रोज और बड़े इंसेक्ट्स के लिए, बड़े वो एनिमल्स के लिए होता है, जैसे कि गोखरू हो गया, गाजर ग्रास हो गया, मोथा हो गया, ये सब क्या करते हैं, अदर एलिमेंट जो एसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं वो उसके एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो आपका डैमेज या डिस्ट्रॉयड हो जाता है। इसीलिए इसका है ना वीडिसाइड पूरा छिड़काव भी करते हैं, बट कम ही करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स को कहां पे स्टोर किया जाता है बच्चों, बड़े बड़े ड्रम्स, टैंक्स, रेफ्रिजरेटर्स में। और आपने देखा होगा पहले के टाइम में जो ग्रेन्स स्टोर करते थे उसमें नीम का पत्ता डालते थे या कोई दवाई डालते थे ताकि उसमें रोडेंट ना लगे या कोई डिजीज ना हो। अभी भी रखते हैं, ठीक है। और कहां पे स्टोर करना चाहिए, ऐसी जगह जहां पे ये
जो क्रॉप है या वो जो आपका एग्रीकल्चर है उसको खराब ना करे। दैट इज द बेस्ट प्लेस टू स्टोरेज द ग्रेन्स। फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों हम एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या होता है बच्चों, हमारे जानवरों को पालना फॉर द लाइवस्टॉक एंड फॉर आवर पर्पस ऑफ मनी, तो उसको हम यूज देते हैं एज एनिमल हस्बेंड्री। यानी इन शॉर्ट जानवरों को पालना क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें सबसे पहला आता है कैटल फार्मिंग। कैटल में हम दो ही जानवरों को पालते हैं, वो है हमारा काऊ एंड बुफेलो। ठीक है, काऊ एंड बुफेलो को हम पालते हैं। जैसे कि काऊ के लिए जो मोस्टली स्पीशीज होती है वो है बॉस इंडिकस, और बुफेलो के लिए जो यूज होती है वो है बॉस बुबेलस। और इनको क्यों लेते हैं, फॉर द मिल्क प्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि मिल्क से हम बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जिसको हम मार्केट में बेच के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो वो हो गया हमारा कैटल फार्मिंग। अब आपको क्या चीज याद रखनी बच्चों, कि ऑब्वियसली आपने कैटल फार्मिंग करी है तो उसके अंदर बहुत सारे डिजीज या बहुत सारे उनको डिजीज या फिर होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए उसके हमें क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। तो प्रिकॉशंस देखो आप, जैसे हमें उनका प्रॉपर मेंटेनेंस करना चाहिए। दो टाइप का, देखो ये रहा, मेंटेनेंस होना चाहिए, प्रॉपर कंक्रीट की वॉल्स होनी चाहिए, खाने में उनको फाइबर्स देने चाहिए, प्रॉपर्ली ग्रास देने चाहिए। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या देना चाहिए, उसको प्रॉपर एनिमल फीड हो गया, जैसे कि रफेज, लार्ज फाइबर, कंक्रीट जिनके अंदर लो फाइबर्स हो, प्रॉपर्ली बैलेंस रेशंस होने चाहिए, उनको प्रॉपर्ली दवाई देनी चाहिए, उनका प्रॉपर्ली ना वैक्सीनेशन कराना चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए, हाइजीन भी होनी चाहिए, प्रॉपर 2 टाइम बाथ होना चाहिए, ताकि उनको कोई तरह की डिजीज ना हो, कोई बीमारी ना हो। एक दिन में 2 टाइम वरना बेटा उनको वो लग जाएंगे, फिर लीस, हां सर, आटे आ जाएंगे। छोटे-छोटे जैसे कैटल के अंदर खूब सारी डिजीज होती है तो उसका प्रॉपर है उसका वैक्सीनेशन, या फिर उसका प्रॉपर है हाइजीन, वो रखोगे आप तो उससे क्या होगा, कैटल आपका प्रॉपर्ली वेल नरिश्ड रहेगा। फिर हमारा सेकंड पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग यानी हेंस, मुर्गियों की जो करते हैं, क्यों, दो तरह से, एक होता है फॉर मीट पर्पस, एक होता है फॉर एग पर्पस। तो वो हो गया हमारा क्या, पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री के लिए दो तरह के होते हैं, बॉयलर मीट के लिए और एग्स के लिए। एग के लिए लेयर बोलते हैं और मीट के लिए बॉयलर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसकी काइंड ऑफ की कहां पे यूज होते हैं, जैसे कि नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, ड्रॉप बॉयलर यूज होते हैं, अडैप्शन कैपेसिटी का मेंटेनेंस लो होता है और इनकी साइज होती है कैपेसिटी की ज्यादा होती है। दो तरह की है, इंडियन ब्रीड इज अश्लील और असील, और असील होती है, और एक फॉरेन ब्रीड है जिसका नाम है लेगहॉर्न, ये फॉरेन ब्रीड है। ठीक है, बर्ड्स आर वेरी गुड फॉर देयर मेंटेनिंग। अब इनके अंदर भी बेटा क्या होता है, डिजीज और पेस्ट होती है, तो इसीलिए इनका जो घर है प्रॉपर न्यूट्रिशनल होना चाहिए बॉयलर्स के लिए। और दूसरा, इनको विटामिन ए और के, विटामिन ए और विटामिन के की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो वो भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इनके लिए भी प्रॉपर क्या होने चाहिए, वैक्सीन और हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, याद रखना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थर्ड, फिशरी प्रोडक्शन। फिशरी यानी फिशेज दो तरह की होती है, एक होती है सॉल्ट वाटर, एक होती है मैराइन यानी फ्रेश वाटर। सॉल्ट वाटर को मैराइन बोलते हैं, खारे पानी की मछली और साफ पानी मीठे पानी की मछली। ठीक है, फिशेज भी दो तरह की हो गई, इको साउंडर फिशेज हो गई जिसकी यील्ड इंक्रीज करते हैं। फिशेज को किस लिए यूज देते हैं, एक तो उनको मीट के लिए और दूसरा उनके अंडे के लिए। जैसे ट्यूना फिश बहुत महंगी मिलती है, सैल्मन महंगी मिलती है, फिशेज के एग बहुत महंगे मिलते हैं। तो ये हमारे क्या होगा बच्चों, फिश प्रोडक्शन। जैसे देखो, फ्रेश वाटर में पाई जाती है मॉर्कोबिनेस रॉन्जिबिकाई, और मैराइन में पाई जाती है पीनेस एंड वाटर। इसको बोलते हैं टाइगर प्रॉन और इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉन। सर फिशेस के एग को खाते हैं लोग, हां बहुत महंगी मिलती है बेटा। आइलैंड फिशरी जो छोटे-छोटे पॉन्ड्स और इसमें पाई जाती है उसको हम आइलैंड फिशरीज बोलते हैं। ठीक है, फिर है हमारा लास्ट बी कीपिंग, जिसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। हनी बीज को रखना, दैट इज एपीकल्चर। दो तरह के हनी बीज है, इंडियन बीज को बोलते हैं एपिस डोर्साटा, एपिस फ्लोरा, एपिस मैलिफेरा, जो इटालियन बी है। एपीकल्चर इज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन मार्केटिंग सिस्टम है फॉर द हनी। इसमें क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल एक हनी बॉक्स के अंदर हनी बी को ग्रो किया जाता है, जिससे वो हनी को यूज लेते हैं फॉर द कमर्शियल पर्पस। हनी बी को बेचा जाता है। देखो, एक वक्त पे जो हनी बी होती है क्वीन, जो क्वीन होती है वो 600 अंडे देती है, जिसमें से वो 500 अंडे अलग कर देती है, उनको स्ट्राइल कर देती है, वो होते हैं हमारे वर्कर। उसमें से बेटा 50 अंडे रखती है, वो होते हैं मेल, जो ऐसा उसके प्रोटेक्शन और वर्क के प्रोसेस से होते हैं। और उनमें से कुछ फ्यू जो एग होते हैं वो होती है हमारी क्वीन।
जो नेक्स्ट जनरेशन में जो वर्कर्स है उनको हेल्प करेगी आगे अपना बीहाइव बनाने के लिए फॉर द जनरेशन टू जनरेशन। मतलब कितनी एज तक जीवित है? फॉर 6 to 7 मंथ बस। तभी तो हनी बी का छत्ता लगते 1-2 महीने में उसके हनी बी निकाल के वरना वो उसमें अपने लार्वा दे देती है, अंडे दे देती है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर दैट इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो कंप्लीट